and welcome to my YouTube channel. So in today's video, we are going to discuss the MCQs or multiple choice questions with solutions of class 10th economics chapter 3rd, which is money and credit. So let's begin. First question, when both parties have to agree to sell and buy each other's commodities, it is known as. तो ऐसा सिस्टम जहां पर दो पार्टीज एक दूसरे की वस्तुओं को खरीदने के लिए राजी हो जाते हैं, इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे? आंसर इज ए डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी कि इच्छाओं का दोहरा सहयोग होना. फॉर एग्जाम्पल, इस पर्सन के पास वीट है और इसके पास शू है. अगर ये दोनों आपस में मान जाते हैं कि ये पर्सन जो है ये इसका वीट ले लेगा और बदले में इसको अपने शूज दे देगा, तो ये क्या कहलाएगा? डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स. Next question, what a person desires to sell is exactly what the other wishes to buy. This system is known as. तो एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे एक व्यक्ति जो चीज़ बेचना चाहता है और दूसरा व्यक्ति वही उसी वस्तु को खरीदना चाहता है, इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? यानी कि जिसमें डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स हो रहा हो, तो ये सिस्टम कहलाता है. आंसर इज सी, बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम में ज़रूरी है कि जो आपस में जो एक दूसरे का गुड्स एक्सचेंज कर रहे हैं वो राजी हो जाए, वो मान जाए. डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स उसमें ज़रूरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ बार्टर सिस्टम? तो इनमें से कौन सा बार्टर सिस्टम का फीचर है? आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी. दोनों ही स्टेटमेंट्स जो दिए गए हैं वो बार्टर सिस्टम के फीचर हैं. यानी कि जो वस्तुएं हैं उनका डायरेक्टली एक्सचेंज होता है बिना किसी पैसे के इन्वॉल्वमेंट के. और दूसरा, इच्छाओं का दोहरा सहयोग भी होना ज़रूरी है. अगर दो लोग नहीं मानते हैं, जो हमने एग्जाम्पल लिया था कि वीट सेलर जो है और जो शू सेलर है, अगर वो एक दूसरे के गुड्स को एक्सचेंज करना नहीं चाहते हैं, हो सकता है वीट सेलर को शूज चाहिए पर जो शू सेलर है उसको वीट नहीं चाहिए, तो इस सिस्टम में ये बहुत ही बड़ा डीमेरिट हो जाता है बार्टर सिस्टम का. इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मनी का हम यूज देखेंगे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इकोनॉमी वेयर मनी इज इन यूज, मनी बाय प्रोवाइडिंग द क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप डैश. तो एक ऐसा इकोनॉमी जहाँ पे पैसे का इस्तेमाल किया जाता हो, वहाँ पर पैसा कैसे एक इंटरमीडिएट स्टेप प्रूव होता है और ये जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का जो प्रॉब्लम था उसे सॉल्व करता है. कैसे? सो आंसर इज ए, एलिमिनेट्स द नीड फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. तो जहाँ पे मनी आ जाता है वहाँ पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मायना नहीं रखते. फॉर एग्जाम्पल, पर्सन ए है और पर्सन बी है. पर्सन ए को पर्सन बी के टोमेटोज चाहिए, लेकिन पर्सन बी को पर्सन ए के शूज़ नहीं चाहिए. तो ये क्या करेगा? पर्सन ए इसको मनी दे देगा, टोमेटोज ले लेगा और इस मनी से बी जो है किसी थर्ड पर्सन सी के पास जाकर के शूज़ ले लेगा जो शू बेचता होगा. तो इस तरह से मनी जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है. ये जो है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स के नीड को ही खत्म कर देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी इज समथिंग दैट कैन एक्ट एज अ. तो मनी एक ऐसा वस्तु है जो कि किस प्रकार से एक्ट कर सकता है. मतलब हमसे पूछा गया है कि मनी का प्राइमरी फंक्शन क्या है, मनी कैसे काम करता है. आंसर इज ए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजैक्शंस. तो मनी जो है विनिमय का माध्यम हो सकता है ट्रांजैक्शंस में. सिंस मनी acts as an intermediate in the exchange process, it is called medium of exchange. बहुत पुराने समय से भारतीय लोग जो हैं वो ग्रेन और कैटल का इस्तेमाल करते थे मनी की तरह. मतलब ग्रेन का, अनाज का एक्सचेंज किया जाता था और कैटल का एक्सचेंज किया जाता था, बिल्कुल मनी की तरह. फिर उसके बाद जो एरा आती है वो आती है मेटालिक कॉइन्स की, जिसमें मेटल धातु के बने सिक्कों का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कि सोने, चांदी, कॉपर, इनके कॉइन्स मिलते थे. और ये सिस्टम भी काफ़ी 1 सेंचुरी तक अच्छे से काम किया. 1 सेंचुरी नहीं, पिछले सेंचुरी तक, मतलब 1900 तक ये जो सिस्टम है, जो हम किंग्स, मुगल एरा ये सब देखते हैं, उसमें ये सिस्टम बहुत ही अच्छे से फंक्शन कर रहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी एंड करेंसी इंक्लूड. तो जो मॉडर्न फॉर्म्स हैं मनी और करेंसी के, उसमें क्या क्या शामिल है, क्या इंक्लूड करते हैं वो? आंसर इज डी, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स. तो जो कागज के नोट्स हैं, पेपर नोट्स हैं और सिक्के हैं, आज ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है. अनलाइक ग्रेन एंड कैटल, दे आर नीदर ऑफ एवरीडे यूज. द मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन. तो ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है? आज जो प्रेजेंट हमारे पास करेंसी है, यानी कि जो पेपर के नोट्स और कॉइन्स हैं, इनका खुद का अपना कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता. मतलब ये बिना यूज़ के हैं, सिर्फ एक पेपर का टुकड़ा है जिस पे गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है कि वो गवर्नमेंट ने इसको ऑथराइज किया है कि ये करेंसी है. अदरवाइज हम जो एंशियंट टाइम में यूज़ करते थे एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, फॉर एग्जांपल कोको बीन्स, तो इसका खुद का वैल्यू होता था. आप अगर इसको मनी की तरह यूज़ कर ले, नहीं तो इसका कुछ भी चॉकलेट या कुछ भी बनाया जा सकता है. उसी तरह से ग्रेन है, मनी की तरह यूज़ हो जाए या कुकिंग में यूज़ हो जाए, तो इनका एक वैल्यू होता था. लेकिन
ये जो मॉडर्न करेंसी है, पेपर एंड कॉइन्स, इनका खुद में कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन। हम इसको करेंसी इसलिए मानते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने, भारत के सरकार ने इसको ऑथराइज किया है। Next question, the modern currency is without any use of its own. Then why is it accepted as a medium of exchange? तो जो modern currency है वो बिना किसी यूज़ के है खुद के, तो हम इसे medium of exchange क्यों मान लेते हैं? Answer is B, because the currency is authorized by the government of the country. Because ये जो करेंसी है ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको ऑथराइज किया है। हमारे जो नोट्स होते हैं उस पर लिखा होता है कि आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ दिस एंड दिस अमाउंट, और उसके बाद नीचे जो आरबीआई के गवर्नर है उसका साइन होता है। ये प्रॉमिस है कि ये जो करेंसी है उस पर इसकी वैल्यू है और ये ऑथराइज है सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इशूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में भारत में करेंसी नोट्स कौन इशू करता है? आंसर इज डी, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो आरबीआई है वो इशू करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? आंसर इज डी, ऑल द अबव, सारे ही स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि भारत में आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे करेंसी इशू करता है। ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि भारतीय कानून के हिसाब से कोई इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन, कोई एक व्यक्ति या फिर कंपनी या कोई भी समूह, ऑर्गेनाइजेशन करेंसी नोट्स इशू नहीं कर सकते हैं। ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के पास है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो लॉ है वो रूपी का यूज को लीगलाइज करता है, मतलब उसको लीगल पावर देता है, और इस रूपी को, मतलब जो हमारी करेंसी है, एज ए मीडियम ऑफ पेमेंट कोई भी रिफ्यूज नहीं कर सकता, इसको स्वीकार करने से मना नहीं किया जा सकता। नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रुपीज। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं। Next question, people also have the provision to withdraw the money as and when they require. Since the deposits in the bank accounts can be withdrawn on demand, these deposits are called. तो लोगों के पास ये प्रोविजन होता है, ये वो क्या कर सकते हैं, जो पैसे वो बैंक में जमा करते हैं उसको वो जब चाहें, जैसे उनको ज़रूरत हो वैसे अपने पैसे को वापस निकाल सकते हैं। तो इस तरह के डिपॉजिट्स जो कि डिमांड पर जब चाहें उनको निकाला जा सकता है उसमें से पैसे, इस तरह के डिपॉजिट्स को हम क्या कहते हैं? आंसर है सी, डिमांड डिपॉजिट्स। तो इस तरह के डिपॉजिट्स को हम डिमांड डिपॉजिट्स कह सकते हैं। एग्जाम्पल, जो आपका करंट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट्स होता है, वो सब क्या है? एग्जाम्पल है डिमांड डिपॉजिट्स का। मतलब आप बैंक में जो पैसे जमा करते हैं उसमें से अगर आपको चाहिए और ज़रूरत है तो उसमें कभी भी आप पैसे निकाल सकते हैं। फिर आता है टाइम डिपॉजिट्स। टाइम डिपॉजिट्स क्या हैं? जो आप एफडी करते हैं बैंक में, उस पर आपने अपना पैसा रख दिया है और उस पर आपको हाईयर इंटरेस्ट रेट मिलता है और उसकी एक मैच्योरिटी डेट होती है, उसके बाद ही आप उसमें से पैसा निकालेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। उसमें भी पैसे निकाले जाते हैं पर कुछ पेनाल्टी लग जाता है, कुछ फाइन लग जाता है। तो जो टाइम पे एक फिक्स टाइम के लिए जो डिपॉजिट किए गए हैं वैसे डिपॉजिट्स को हम टाइम डिपॉजिट्स कहते हैं। फिक्स डिपॉजिट भी वही चीज़ है। और जो बिना टाइम डिपॉजिट के, जिनमें कोई मैच्योरिटी डेट नहीं है और जब चाहे आप उसमें से पैसे निकालें, तो वो क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट्स। तो दे पीपल डिपॉजिट इट विद बैंक्स बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन देयर नेम। तो लोग पैसा जो है कैसे डिपॉजिट करते हैं? बैंक में अपना बैंक अकाउंट खोलना होता है अपने नाम में, फिर उसमें आप पैसे डालते हैं और उस पर आपको बैंक इंटरेस्ट भी देती है। कुछ इंटरेस्ट भी बोलते हैं, जैसे सूद बोलते हैं, वो भी आपको दिया जाता है। तो इसलिए लोगों का जो पैसा है, लोग प्रेफर करते हैं बैंक में अपना पैसा रखना, क्योंकि एक तो उनका पैसा सेफ है और ऊपर से उनको कुछ ब्याज यानी कि इंटरेस्ट भी उस पर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a paper instructing the bank to pay a specific amount from the person's account to the person in whose name it has been issued is called. तो एक ऐसा पेपर, एक ऐसा कागज जिस पर बैंक क्या करती है, एक स्पेसिफिक अमाउंट जो कि लिखा होगा उस पेपर पे, वो जिस पर्सन के अकाउंट से देना है दूसरे पर्सन के अकाउंट में, उसका ट्रांसफ़र का काम करती है। तो वो पेपर क्या कहलाता है? जिस पर मान लीजिए एक पेपर का टुकड़ा है, उस पर एक स्पेसिफिक अमाउंट लिखा गया है और यहाँ पर एक इसमें 3 पार्टी इन्वॉल्व होते हैं। एक है सेंडर जिसके अकाउंट से पैसे जाएंगे, एक होगा आपका रिसीवर जिसको पैसे मिलेंगे, और बीच में बैंक है जो आपका इंटरमीडिएट का काम कर रही है। ठीक है, बैंक इसका इंटरमीडिएट का काम कर रही है। तो हमें बताना है कि वो पेपर क्या कहलाता है। आंसर इज बी, ए, चेक। तो इसे हम, इस पेपर को हम क्या कहते हैं? चेक कहते हैं। इसमें आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए, फिर उस अकाउंट का नंबर लिखा होता है चेक पर, और जो अमाउंट आप दूसरे व्यक्ति को भेजना चाहते हैं वो अमाउंट फिल किया जाता है और बैंक जो है उसके अकाउंट में उस दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अ चेक इज एन इंटरेस्टिंग फीचर रिलेटेड विथ, तो चेक जो है एक इंटरेस्टिंग फीचर है और वो किसके साथ रिलेटेड है? आंसर इज बी, डिमांड डिपॉजिट्स। तो ये जो फीचर है डिमांड डिपॉजिट से लिंक्ड है, मतलब आपका जो सेविंग्स अकाउंट होता है डिमांड डिपॉजिट, उससे ये फीचर लिंक्ड है। द फैसिलिटी ऑफ चेक्स अगेंस्ट द डिमांड डिपॉजिट्स मेक्स इट पॉसिबल टू डायरेक्टली सेटल पेमेंट्स विदाउट द यूज ऑफ कैश। बिना कैश के यूज के आप दूसरे व्यक्ति को पैसे दे सकते हैं, ट्रांसफर किया जा सकता है पैसे बिना ही कैश के। Since demand deposits are accepted widely as a means of payment along with currency, they constitute money in the modern economy। तो ये भी एक प्रकार का मनी ही है मॉडर्न इकोनॉमी में। तो ये देखिए चेक कैसा दिखता है। तो यहाँ पर देखिए नाम लिखा गया है जिसको पे करना है, ये अमाउंट यहाँ पर लिखा गया है और ये अकाउंट नंबर है और ये देखिए चेक नंबर, कोडिंग यूज्ड बाय बैंक्स, बैंक ब्रांच का कोड और ये डबल पैरेलल लाइन। तो ये डबल पैरेलल लाइन इसलिए लगाया जाता है ताकि जो पैसे हैं वो जिस पर्सन को भेजने हैं वो उसके अकाउंट में जाए, ताकि कोई अगर गड़बड़ी हो तो पैसे ट्रेस हो जाएं कि कहाँ किस व्यक्ति के अकाउंट में गए थे और करेक्ट किया जा सके। क्योंकि बहुत सारे एक ही नाम के बहुत सारे व्यक्ति होते हैं और चांसेस रहते हैं गड़बड़ी के। तो ये डबल पैरेलल लाइन का मतलब होता है कि पैसे अकाउंट में देने हैं, उस व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाने हैं। तो ये एक चेक है। तो चेक को हम डिमांड डिपॉजिट्स के साथ क्यों लिंक कर रहे हैं? क्योंकि डिमांड डिपॉजिट्स जो हैं उसमें आपका चालू खाता आता है, चालू खाते से ही पैसे निकाले जा रहे हैं आपके डिमांड पर। इसी से हम यहाँ पे चेक को लिंक कर रहे हैं डिमांड डिपॉजिट्स के साथ, फिक्स डिपॉजिट्स के साथ इसको लिंक नहीं किया गया है डिमांड डिपॉजिट्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक्स यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट्स टू। तो बैंक जो हैं मेजर पोर्शन डिपॉजिट्स का कहाँ यूज करते हैं, कहाँ इस्तेमाल करते हैं? आंसर इज सी, टू एक्सटेंड लोन्स। लोगों को लोन देने के लिए डिपॉजिट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए ये डिपॉजिटर्स हैं, ये जाते हैं अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं और बदले में बैंक इनको क्या देता है? इंटरेस्ट रेट देता है। अब जो पैसा मान लीजिए लोगों ने 100 रुपीज़ डिपॉजिट किया, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट कर दिया, अब बैंक के पास 100 रुपीज़ आ गए। अब इसमें से बैंक क्या करेगा? कुछ परसेंट जो है इसका अपने रिजर्व में रख लेगा। फॉर एग्जाम्पल 15% इसने रिजर्व में रख लिया, बाकी कितना बचता है? तो इसके पास 85 रुपीज़ बच गए। अब ये जो 85 रुपीज़ हैं ये इसे लोन में दे देगा, लोगों को दूसरे लोगों को लोन में इस 85 रुपीज़ को दे दिया जाएगा। तो इस तरह से बैंक जो है काम करते हैं। यहाँ पर 15% जो है इसका रिजर्व में क्यों रखा गया है? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को पैसे की ज़रूरत पड़ गई और वो पैसे लेने लोग आ गए तो बैंक उनको पैसे कहाँ से देगा? तो ये जो 15% जो कि रिजर्व में रखा गया है, जिसको लोन्स में नहीं दिया गया है, उसका यूज़ करके बैंक जो है लोगों को पैसे वापस करेगा। तो ये इस मैकेनिज्म पे काम करता है कि एक दिन सारे व्यक्ति जिन्होंने पैसे डिपॉजिट किए थे वो तो लेने नहीं आ जाएंगे, तब तक जो पैसा है कुछ रिजर्व कर लिया जाता है और कुछ पैसे लोन में दे दिए जाते हैं। और लोन जिन्होंने लिया है वो अब बैंक उनसे हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं और इस तरह से बैंक्स का इनकम होता है। इधर ये इनको इंटरेस्ट रेट भी दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल 5% इंटरेस्ट रेट इनके डिपॉजिट्स पे दे रहे हैं और इनसे चार्ज कितना कर रहे हैं? 7%। जो बदले में जो फर्क आया 5 से 7% के बीच का, वो बैंक के सोर्स का इनकम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक्स इन इंडिया दीज डेज होल्ड अबाउट डैश ऑफ देयर डिपॉजिट्स एट कैश। तो भारत में जो बैंक हैं वो कितना परसेंट हिस्सा जो है डिपॉजिट्स का अपने साथ कैश में रिजर्व रखते हैं? आंसर इज ए, 15%। 15% हिस्सा जो है, अबाउट 15% ये डिपॉजिट्स का कैश में रखा जाता है। तो ये हमारी एनसीईआरटी बुक में दिया गया है 15%। एक्चुअली बैंक जो है वो CRR और SLR, CRR कैश रिजर्व रेशियो एंड SLR इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है, इसमें कुछ रिजर्व पैसा रखती है। वो रेट अलग है और वो हरदम चेंज होते रहता है। अभी CRR है 4% और SLR है लगभग 18%। तो जो बड़े लोग वीडियो देख रहे हैं वो कंफ्यूज ना हो, ये NCERT में 15% लिखा है, इसलिए हम 15% इसका आंसर कर रहे हैं, क्योंकि ये बच्चों के लिए बनाया जा रहा है MCQ वीडियो और NCERT में 15% ही है। तो बैंक्स जो हैं स्मॉल पोर्शन डिपॉजिट्स का अपने साथ रख लेती हैं। देखिए वही चीज़ जो आपको एक्सप्लेन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल बैंक इन इंडिया दीज डेज होल्ड अबाउट 15% ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज कैश। दिस इज केप्ट एज अ प्रोविजन टू पे द डिपॉजिटर्स। हो सकता है कुछ लोग पैसे विड्रॉ करने आ जाए तो वो पैसे बैंक्स कहाँ से देंगी? तो वो 15% जो रिजर्व में रखा गया है उससे वो पैसे दे देते हैं ऑन द गिवन डे। सिंस ऑन एनी पर्टिकुलर डे ओनली सम ऑफ इट्स मेनी डिपॉजिटर्स कम टू विड्रॉ कैश, द बैंक इज एबल टू मैनेज विद द कैश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही नहीं है? आंसर इज सी ओनली।
सो स्टेटमेंट क्या है? सी, बैंक्स चार्ज अ लोअर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स दैन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट्स। तो ये स्टेटमेंट गलत है। इसका सही क्या होगा? बैंक्स चार्ज अ हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट्स। सो फॉर एग्जांपल, डिपॉजिट्स जो बैंक ने रिसीव किया है उस पर वो फॉर एग्जांपल 3% ही इंटरेस्ट रेट पे करें जो डिपॉजिटर्स है, और जिन्हें लोन दिया गया है बैंक के द्वारा, तो जब वो रिटर्न करेंगे लोन तो कितने परसेंट इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करेंगे? हम यहाँ पे ले लेते हैं 7% के साथ रिटर्न करेंगे। तो अब ये 3% और 7% का जो डिफरेंस है 4%, यही बैंक के इनकम का सोर्स होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी दो स्टेटमेंट्स क्या है? पहले स्टेटमेंट है कि बैंक्स यूज डिपॉजिट्स टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल। हाँ, बैंक जो क्या करते हैं, जो डिपॉजिट उनको मिलता है वो एक्सटेंड कर देते हैं लोन्स में, लोन देने का काम करते हैं लोगों को। इन दिस वे बैंक्स मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड्स, डिपॉजिटर्स एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ दीज फंड्स। तो बैंक जो है एक मीडियम का काम करते हैं, मीडिएट करने का काम करते हैं। जिनके पास ढेर सारा पैसा है उनके पैसे को वो डिपॉजिट कर लेते हैं, और जिनके पास पैसों की कमी है उनको लोन के रूप में पैसे दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर बैंक्स? तो बैंक्स के इनकम का मेन सोर्स क्या है? उनके कमाई का मेन स्रोत क्या है? आंसर इज ए, द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम बोरोवर्स एंड व्हाट इज पेड टू द डिपॉजिटर्स। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Dash is an agreement in which the lender supplies the borrower with money, goods और services in return for the promise of future payment। तो वो agreement क्या कहलाता है? जिसमें कि एक lender जो है एक borrower को पैसे, services और goods के साथ सप्लाई करता है और बदले में उससे promise लेता है कि वो उसे फ्यूचर में ये चीज़ें लौटा देगा, उसके फ्यूचर पेमेंट का promise होता है। तो इस agreement को हम क्या कहते हैं? आंसर इज सी, क्रेडिट, ऋण यानी कि लोन। तो ये क्रेडिट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रूरल एरियाज द मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज फॉर। तो गांव वाले जो इलाके होते हैं, रूरल एरियाज, वहाँ पे क्रेडिट का मेन डिमांड किस लिए होता है? किस लिए लोग लोन लेना चाहते हैं? आंसर इज डी, क्रॉप प्रोडक्शन। तो उन्हें फसल लगाने हैं, क्रॉप उगाने हैं, उसलिए लोन लेते हैं। तो क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कंसिडरेबल कॉस्ट ऑन सीड, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट, और इन सब में पैसे की जरूरत होती है और लोगों को इसके लिए क्रेडिट लेना पड़ता है। Next question, in Swapna's case, the failure of the crop made loan repayment impossible. So he had to sell part of the land to repay the loan. Credit, instead of helping Swapna improve her earnings, left her worse off. This is an example of what is commonly called. तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है स्वप्ना का केस दिया गया है, केस स्टडी की गई है। वो एक फार्मर है जिसने बैंक से लोन लिया था क्रॉप उगाने के लिए, फसल लगाने के लिए। अब जो उसके फसल हैं वो बर्बाद हो गए हैं, फेलियर हो चुका है, और अब क्या हुआ है कि वो बैंक का लोन नहीं चुका पा रही है। इसके लिए उसने क्या किया? अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए अपना लैंड भी उसे बेचना पड़ा, रीपे करने के लिए, लोन को वापस देने के लिए उसे अपना लैंड का कुछ हिस्सा भी बेचना पड़ा। अब इस सिचुएशन में क्रेडिट ने स्वप्ना की मदद करने के बजाय उल्टा सिचुएशन को उल्टा कर दिया है और उसे और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स में डाल दिया है। इस सिचुएशन को हम कॉमनली क्या कहते हैं? आंसर इज बी, डेब्ट ट्रैप। तो ये देखिए डेब्ट ट्रैप है। इसमें क्या है? डेब्ट ट्रैप, क्रेडिट इन दिस केस पुशेस द बोरोवर इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज वेरी पेनफुल। तो ये बहुत ही ऐसा सिचुएशन डिफिकल्ट है जिसमें से रिकवरी बहुत ही पेनफुल है। अब स्वप्ना को अपना लैंड भी बेचना पड़ गया, उसका क्रॉप तो फेल किए ही किए, साथ में उसने अपने लोन को चुकाने के लिए लैंड भी बेचना पड़ा, जिससे वे अब उसकी हालत जो है पहले से और भी ज़्यादा ख़राब हो गई है। इन द वन सिचुएशन क्रेडिट जो है लोगों के अर्निंग्स, अगर ये क्रॉप अच्छे से लग जाते तो हो सकता है स्वप्ना को अच्छा प्रॉफिट मिलता। तो एक सिचुएशन में क्रेडिट लोगों की मदद भी करता है और दूसरे सिचुएशन में उन्हें और भी बुरे प्रॉब्लम में फंसा देता है, जो कि है डेब्ट ट्रैप। ये बाकी ये जो बैड लोन और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, ये बैंक के साइड है। अगर बैंक को रिकवरी वापस ना मिले, किसी ने लोन ले लिया और वो वापस उनको पेमेंट नहीं देता है, तो बैंक के लिए वो लोन क्या हो जाता है? बैड लोन या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो ये चीज़ बैड लोन्स और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और ग्राशिया लोन्स ये आपके अभी काम के नहीं हैं। आपको ये जानना है कि डेब्ट ट्रैप जो है ये एक सिचुएशन है जिसमें और भी ज़्यादा प्रॉब्लम में इंसान पड़ जाता है। Next question, dash is an asset that the borrower owns, such as land, building, vehicle, livestock, deposits with banks and uses this as a guarantee to a lender until the loan is repaid। तो वो कौन सा मतलब ऑब्जेक्ट है, वस्तु है या संपत्ति है जिसे एक उधार देने वाले के पास गिरवी रखता है जब तक कि लोन दोबारा रीपे नहीं किया जाता है। आंसर इज ए, कोलेट्रल। कोलेट्रल क्या है? इट इज सिक्योरिटी अगेंस्ट
लोन्स, तो एक प्रकार से ये संपत्ति है। संपत्ति में क्या क्या हो सकता है, तो आपका लैंड, बिल्डिंग, आपकी गाड़ी, आपके कैटल जो है, मवेशी जो है, और आपका बैंक डिपॉजिट, ये सब भी गिरवी रखा जा सकता है और बदले में लोन लिया जाता है। तो कोलेट्रल इसे हम कहते हैं। देखिए, इफ द बोरोवर फेल्स टू रीपे द लोन, द लेंडर हैज़ द राइट टू सेल द एसेट और कोलेट्रल टू ऑब्टेन पेमेंट। तो अगर किसी केस में वो रीपे नहीं कर पाता है, जो वस्तु गिरवी रखी गई है यानी कि कोलेट्रल, उसको वो बेचकर पैसे ले सकता है जो जिसने उधार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ कोलेट्रल्स यूज्ड फॉर बोरोइंग। तो इनमें से कौन से कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं कोलेट्रल का, जिसे गिरवी रखा जाता है उधार लेने के लिए। आंसर इज सी, ए, बी एंड सी, तीनों ही, यानी कि प्रॉपर्टी जैसे कि लैंड टाइटल्स, डिपॉजिट्स विद बैंक, बैंक डिपॉजिट्स भी आप गिरवी रख सकते हैं, और लाइव स्टॉक यानी कि आपके मवेशी, आपके कैटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टुगेदर कंप्राइज व्हाट इज कॉल्ड एज द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो इनमें से कौन सा टर्म्स ऑफ क्रेडिट बनाते हैं, मतलब कि जो शर्तें होती हैं, लोन कैसे दिया जाएगा, क्या मतलब उसके शर्तें होंगे, उसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। आंसर इज डी, ए, बी, सी एंड डी सारे। इंटरेस्ट रेट क्या होगा, कितने इंटरेस्ट रेट पे पैसा वापस करना है, कोलेट्रल गिरवी क्या रखना है वस्तु, और डॉक्यूमेंटेशन, उसमें डॉक्यूमेंटेशन भी लगती है कि जो चीज़ वस्तु सही है गलत है, डिपॉजिट्स, कागज, इनकम टैक्स रिटर्न, बैंक आपको लोन तब तक नहीं देते जब तक उनका क्राइटेरिया नहीं होता, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे लगते हैं, और मोड ऑफ रीपेमेंट, रीपे कैसे किया जाएगा, तो ये सारे जो हैं शर्तें होती हैं क्रेडिट में, किसी भी लोन में ये चार ये सब कंपोनेंट्स होते हैं शर्तों की, क्रेडिट के। तो क्रेडिट लेने के दो सोर्स हो सकते हैं, एक होता है फॉर्मल सोर्स और एक होता है इनफॉर्मल सोर्स। तो फॉर्मल सोर्स में आपके क्या क्या आ जाएंगे, बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, और दूसरा जो इनफॉर्मल सोर्स है उसमें मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ये सब आ जाते हैं। तो यहाँ देखिए, बिसाइड्स बैंक्स द मेजर अदर सोर्स ऑफ चीप क्रेडिट इन रूरल एरियाज, बैंक्स के अलावा सस्ते क्रेडिट पर रूरल एरियाज में लोन देने का काम कौन करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, यानी कि जो सहकारी सोसाइटीज़ होते हैं, और मेंबर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी पूल देयर रिसोर्स फॉर कोऑपरेशन इन सर्टेन एरियाज। तो यहाँ पे बहुत सारी टाइप के आपको कोऑपरेटिव देखने को मिल जाएंगे, फार्मर कोऑपरेटिव्स हैं, वीवर कोऑपरेटिव्स हैं, इंडस्ट्रियल हैं, तो ये सभी फॉर्मल सोर्स हैं क्रेडिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ फॉर्मल सेक्टर लोन्स। तो इनमें से कौन से फॉर्मल सेक्टर लोन्स के प्रकार हैं। आंसर इज ए, बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स। तो इनमें से कौन से इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स के एग्जाम्पल्स हैं। आंसर इज डी, ए, बी एंड सी, यानी कि मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स एंड लैंडलॉर्ड्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। तो ये सब क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ सोर्स ऑफ लोन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर। तो ग्राफ को पढ़ना है और फिर आंसर देना है। व्हाट इज द लार्जेस्ट सिंगल सोर्स ऑफ लोन्स इन रूरल हाउस होल्ड। तो इनमें से कौन सा सबसे बड़ा सिंगल सोर्स है लोन्स का, क्रेडिट का, रूरल हाउस होल्ड में। आंसर इज बी, मनी लेंडर, विच इज इनफॉर्मल सेक्टर। तो यहाँ देखिए 33% लोन्स का जो है ये मनी लेंडर्स देते हैं रूरल एरियाज में, बाकी और भी फॉर्मल सेक्टर्स भी हैं, पर ये लार्जेस्ट सिंगल सोर्स है जो कि इनफॉर्मल सेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स। तो फॉर्मल सोर्सेज जो लोन्स के होते हैं जैसे कि बैंक्स और कोऑपरेटिव्स, इनके सुपरविजन का काम किसका है। आंसर इज ए, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये इस पर सुपरवाइज करती है। जो रिजर्व बैंक है ये एक्चुअली कैश बैलेंस मेंटेन करने में मॉनिटर करते हैं कैश बैलेंस को, और आरबीआई ये देखते हैं कि जो कैश है ये कहाँ जा रहा है, मतलब कि ये सिर्फ प्रॉफिट के लिए तो यूज़ नहीं हो रहा, बाकी जो स्मॉल कल्टीवेटर्स हैं, फार्मर्स हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं और बोरोवर्स हैं, उनको भी लोन देना होगा। तो आरबीआई ने कुछ रूल्स भी बनाए हुए हैं कि वो ये जो सेक्शन है लोगों का, स्मॉल कल्टीवेटर्स, इनको इतना % लोन दिया जाना चाहिए, ये इनके रूल्स एंड रेगुलेशन का काम है, ये मॉनिटर करते हैं, और ये भी बैंक्स को ऑर्डर देते हैं कि रूरल एरियाज़ में ब्रांचेस ओपन किए जाएं ताकि इन लोगों का भला हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट इन तक पहुँचे, क्योंकि क्रेडिट जो है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में एक क्रूशल स्टेप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। आंसर इज
बी, ए, बी एंड सी तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। पहला स्टेटमेंट है कि देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइजेज द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ लेंडर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर। तो यहाँ पे जैसे फॉर्मल सेक्टर के पास आरबीआई उनको सुपरवाइज करता है उनकी एक्टिविटीज़ को, यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि इनफॉर्मल सेक्टर की एक्टिविटीज़ को, लेंडिंग एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करे। सो कंपेयर टू द फॉर्मल लेंडर्स, मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल लेंडर्स चार्ज ए मच हायर इंटरेस्ट ऑन लोन्स लीडिंग टू डेप्ट इंक्रीजेज एंड डेप्ट ट्रैप। तो जो इनफॉर्मल सेक्टर के लेंडर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जिससे कि ये जो सिचुएशंस हैं डेप्ट बढ़ जाता है और डेप्ट ट्रैप जैसे सिचुएशंस हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट इज चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशल फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट। तो ये स्टेटमेंट सही है कि सस्ता और अफोर्डेबल, जिसको अफोर्ड कर सके, जो रूरल लोग हैं या जिसे भी ज़रूरत है उन्हें अगर सही समय पे क्रेडिट मिल सकता है तो वो हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो सारे स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर। तो इस ग्राफ को स्टडी कीजिए और आंसर दीजिए। हाउ मच लोन्स टेकन बाय पुअर हाउस होल्ड्स इन द अर्बन एरियाज आर फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज। तो इनमें से कितना परसेंट लोन का जो कि पुअर हाउस होल्ड्स में है वो इनफॉर्मल सेक्टर से आता है। सो देखिए आंसर इज सी 85%। 85%। तो ये जो कलर है ये देखिए 85% का लोन जो है ये शो कर रहा है कि इनफॉर्मल सेक्टर में पुअर हाउस होल्ड्स में आता है, और रिच हाउस होल्ड्स में लोन का सोर्स क्या है, तो 90% लोन जो है वो कहाँ से है, फॉर्मल सेक्टर। तो इस तरह से अच्छे से इस ग्राफ को स्टडी करना है। इसलिए ये ज़रूरी है कि बैंक और कोऑपरेटिव्स जो हैं वो अपने लेंडिंग एक्टिविटीज़ को इंक्रीज करें, पर्टिकुलरली रूरल एरियाज़ में, ताकि जो इनफॉर्मल सोर्स पे लोग डिपेंड कर रहे हैं, पुअर हाउस होल्ड 85% पुअर हाउस होल्ड जो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट पे डिपेंड कर रहे हैं वो कम हो। इसी से बैंक्स और कोऑपरेटिव एक्टिविटीज़ को, अपने लेंडिंग एक्टिविटीज को इंक्रीज करना होगा। सेकेंडली, वाइल फॉर्मल सेक्टर लोन्स नीड टू एक्सपेंड, इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट एवरीवन रिसीव्स दीज लोन्स। सभी को ये लोन फैसिलिटी पहुंचनी चाहिए। एट प्रेजेंट इट इज द रिच हाउस होल्ड हु रिसीव फॉर्मल क्रेडिट, वेयर इज द पुअर हैव टू डिपेंड ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज। यहाँ देखिए जो इसका बेनिफिट है फॉर्मल सेक्टर का वो ज़्यादातर रिच हाउस होल्ड्स ले रहे हैं, 90% फॉर्मल सेक्टर से आ रहा है, जबकि पुअर हाउस होल्ड्स अभी भी इनफॉर्मल सेक्टर पर डिपेंडेंट है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि फॉर्मल क्रेडिट जो है ये मोर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, ताकि जो पुअर लोग हैं वो बेनिफिट कर सके चीपर लोन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में सही है। आंसर इज डी ऑल द अबव, सारे स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब एम क्या है कि जो ऑर्गेनाइज करे रूरल पुअर को, एक पर्टिकुलरली वुमेन, इनको एक ग्रुप में ऑर्गेनाइज किया जाए जो स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में है, और ताकि यहाँ पर ये अपने सेविंग्स को एक जगह इकट्ठा कर सके। द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हेल्प बोरोवर्स ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेटरल। मतलब 1-2 साल तक ये अगर जो ग्रुप है वो अपना सेविंग्स करते जाता है, कुछ पैसे इकट्ठा करते हैं, तो इनके पास अच्छा खासा बैंक डिपॉजिट जमा हो जाता है, और ये डिपॉजिट का यूज़ बैंक में एज अ कोलेट्रल किया जा सकता है, जिससे इन्हें लोन मिले। तो ये जो कोलेट्रल की प्रॉब्लम है, इनके पास ज़्यादातर संपत्ति नहीं होता जिसे वो गिरवी रख सके, तो ये जो ग्रुप के डिपॉजिट्स हैं, सेविंग्स हैं, इनका बैंक डिपॉजिट एज अ कोलेट्रल यूज़ किया जाता है और इन्हें फिर लोन मिल जाता है। तो लोन जो है वो ग्रुप के नेम में सैंक्शन किया जाता है, एंड इट इज़ मेंट टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द मेंबर्स, और ये मेंबर्स की मदद करता है। तो सारे स्टेटमेंट्स सही हैं, और एक तरह से अगर फीचर्स भी पूछे जाएं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के फीचर्स क्या हैं, तो ये स्टेटमेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज SHGS स्टैंड फॉर। तो इसका फुल फॉर्म क्या है। आंसर इज ए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हेल्प बोरोवर्स ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो बोरोवर्स को, उधार लेने वालों की कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आंसर इज बी, लैक ऑफ कोलेट्रल। जो इनके पास कोई एसेट नहीं होता, इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं बैंक डिपॉजिट के रूप में, जो इनकी सेविंग से बना होता है। तो ये देखिए, ये वुमेन को, खासतौर पे वुमेन को फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट बनाता है, इंडिपेंडेंट बनाता है, और इन्हें एक मंच भी प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म, ताकि वो अपने सोशल इशूज जैसे कि हेल्थ, न्यूट्रिशन और डोमेस्टिक वायलेंस, इन सब पे डिस्कशन कर सके। तो ये पर्टिकुलरली बेनिफिशियल है वुमेन के लिए इन पर्टिकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डीमोनेटाइजेशन टुक प्लेस। तो डीमोनेटाइजेशन कौन से ईयर में हुआ। आंसर इज ए, 2016। तो 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ, जिसमें 500 और 1000 के नोट जो हैं इन्हें डीमोनेटाइज किया गया था, दे वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज इन रीचिंग द पुअर टू मीट देयर क्रेडिट नीड्स एज रीजनेबल रेट्स। तो इनमें से कौन सा वो बैंक है जो कि सबसे बड़ा सक्सेस रहा एंड रीचिंग द पुअर टू मीट देयर क्रेडिट नीड्स, ताकि जो पुअर लोग हैं उनको क्रेडिट दिया जाए, लोन दिया जाए सही रेट पे, रीजनेबल रेट पे। आंसर इज ए, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। तो ये बहुत ही बड़ा सक्सेस स्टोरी रहा। ये देखिए कब फाउंड किया गया था, इट वाज स्टार्टेड इन 1970 एज अ स्मॉल प्रोजेक्ट और बाद में बहुत ही बड़े पैमाने पे सक्सेस रहा। इसके फाउंडर कौन थे, तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, द फाउंडर ऑफ ग्रामीण बैंक एंड रेसिपिएंट ऑफ 2006 नोबेल प्राइज फॉर पीस। इनको नोबेल प्राइज फॉर पीस भी दिया गया था। तो ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको जरूर पढ़ें। और यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं उसमें सेविंग्स और लोन एक्टिविटीज़ के डिसीजंस कौन लेता है, तो इसके मेंबर्स लेते हैं। फिर उसके बाद फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में क्या नहीं आता, तो फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में एम्प्लॉयर्स नहीं आते, ये इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट द फॉर्मल क्रेडिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड मोर इक्वली सो दैट, तो ये ज़रूरी है कि फॉर्मल क्रेडिट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ताकि ये किस में मदद करेगा। आंसर इज बी, द पुअर कैन बेनिफिट फ्रॉम चीपर लोन्स, ताकि जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं उन्हें चीपर लोन से बेनिफिट पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ बैंक्स, तो इनमें से मुख्य रूप से बैंक का काम क्या है, फंक्शन क्या है। आंसर इज ए एंड बी, यानी कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड गिविंग लोन्स, तो ये बैंक्स का मेन फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर द मेंबर्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मोस्टली, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के मेंबर्स कौन से होते हैं ज़्यादातर। आंसर इज ए, वुमेन, तो जो महिलाएं हैं वो इसकी मेंबर्स होती हैं। So in this way we discuss some important MCQs or multiple choice questions with solutions of class 10th economics chapter 3 which is money and credit। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।